हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज प्रैक्टिस सेशन के अच्छे सवाल हैं फिर से। और आज का प्रैक्टिस सेशन और भी अच्छा होने वाला है। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि एक दिन पेपर का लेवल कम लेंगे और एक दिन पेपर का लेवल ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो इस टाइम एग्जाम का क्रेज चल रहा है, इसमें सवालों में कैलकुलेशन ज़्यादा है। और अगर हम थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगाएंगे, डेली नहीं, एक दिन के गैप पर, तो हमारी कैलकुलेशन भी अच्छी होती जाएगी और हमें समझ भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लो और पहले सवाल के लिए तैयार हो जाओ आप। और पहला सवाल लगाने के लिए तैयार। हाँ, एक बात और, देखिए आगे आपका वीडियो का एग्जाम आने वाला है जिसमें रीजनिंग बड़े मायने रखेगी। तो जो लोग वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी जल्द प्रैक्टिस सेशन रीजनिंग का मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। और वो क्लास आपकी सुबह लगा दी जाएगी और प्रीमियर बन के वो भी रिलीज होगी। आप कॉपी पेन लेके उसको भी सॉल्व करना। और रीजनिंग के अच्छे सवाल जो वीडियो के एग्जाम के लेवल लगभग ये जो होता है, ये बैंक तक के क्वेश्चंस को फॉलो करेगा, समझे ना। तो जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे मेरे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट लेवल, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने का कोशिश की जाएगी, समझे ना। तो जिस तरह से मैथ सेम रीजनिंग, तो रीजनिंग भी आपके वो सुबह के टाइम में रहेगी और ये मैथ जो है 9:30 बजे ही चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से इसको भी शिफ्ट कर लेंगे, अगर चाहेंगे तो फिर रात में ही कर लेंगे, ठीक। तो ये प्रीमियर आप वीडियो इसलिए देखिए, प्रीमियर बनाकर इसलिए डाला जाता है कि जब आप प्रैक्टिस करो ना तो वीडियो को भगा ना सको। क्योंकि वीडियो भगा दोगे तो आप देख लोगे, ठीक है ना। अगर लाइव होता तो वैसे भी ना जाता, तो इसलिए प्रीमियर रहता है। तो स्टार्ट करें। तो पहले सवाल के लिए तैयार रहो। पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। कॉपी पेन उठा लो और फिल्म की तरह मत देखना। कॉपी पेन उठा लो, पेन चलाओ, समझे। तो स्टार्ट करें। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, नजर आया ना। उड़ा दो तेजी से अब, ठीक है। तेजी से लगाइए इसको। हाँ, देखो कितने लोगों का आंसर आ भी चुका। इतनी देर का सवाल ही नहीं था। सवाल दिया हुआ है, यदि संख्या 1005x4 8 से विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन अपना। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है। सवाल अपना है 1005x4 कितने से डिविजिबल है, 8 से। तो हमसे कह रहा है x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो आपको एक बात ये पता है कि ये जो x गायब है ना, ये सिंगल डिजिट की संख्या है। यानी यहाँ 0 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो 8 का विभाज्यता नियम क्या है कि 8 का विभाज्यता नियम ये है कि कोई संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या 8 से कट जाती है। तो अगर आप लेके जाओगे तो 8 छंग 48, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा पूर्णांक रखो 0। अगर हम यहाँ 50 मानते तो बचेगा 2, 24 कट जाएगा। यानी कि 0 भी तो एक पूर्णांक है, तो आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, बी। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा था ना, तो 0 होंगे और भी आएंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल दिया है आपके सामने, आ गया है, लगाइए इसको, लगाइए। इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, बताते हैं। दिया पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो पांचवी संख्या बताइए। अच्छा, ऐसा सवाल पिछली क्लास में आ चुका है ना। एक बार फिर से आया, समझो। वो सवाल और इस सवाल में बड़ा अंतर है। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का, यानी मिला जुला के टोटल संख्याएं कितनी है,
5 संख्याएं। कह रहा 4 संख्याओं का औसत 5वीं का 3 गुना है। अगर 5वीं संख्या को अगर हम x माने तो 4 संख्याओं का एवरेज पता है कितना है? 3 है। यानी 4 संख्याओं का औसत 3x है। इतनी बात क्लियर हुई? औसत। तो हमसे कह रहा सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5वीं संख्या बताइए। तो एक बात आप ये बताओ कि अगर 4 संख्याओं का औसत 3 अंक है, 3x है, अगर 4 संख्याओं का औसत 3x है तो चारों का योगफल कितना होगा? सर 4 तिया 12x होगा। 4 तिया कितना होगा? 12x होगा योगफल। तो पांचों का योगफल कितना होगा? आप बोलोगे 12 और एक 13x। 13x योगफल हो गया और टोटल कितनी संख्या है? 5। तो बराबर कितने के हो जाएगा? 85.8, क्योंकि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही एवरेज होता है। 13 से काटोगे आप, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 6.6 आएगा। यानी 5 से गुणा लग जाएगा, 5 छक्के 30, 3 33। यानी जो अपनी 5वीं संख्या होगी वो क्या होगी? 33 होगी। सवाल खत्म। यही सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ देखिए, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया है, ट्रिग्नोमेट्री से। बनाने की कोशिश करिए। कितना आएगा? चलिए देखिए, हो गया टाइम, बस बहुत। देखिए कह रहा है यदि a प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, 6 tan a बराबर 5 है, तो हमसे पूछा 8 sin a माइनस 4 cos a बटे 4 cos a प्लस 2 sin a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, 6 tan a बराबर दिया हुआ है, 6 tan a इक्वल 5 है। तो फिर ये बताओ tan इक्वल कितना हो जाएगा? tan इक्वल होगा 5/6, है ना। पढ़ा है आपने क्या? लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे क्या? आधार। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमसे पूछा है 8 sin a माइनस 4 cos a बटे 4 cos a प्लस 2 sin a की वैल्यू बताइए। ये पूछा है। एक बात आप याद रखो, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आधार बराबर कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कर्ण तो सब में आएगा ना बटे में। अरे इनके भी बटे में कर्ण, इनके भी बटे में कर्ण, इसके भी बटे में कर्ण, इसके भी बटे में कर्ण। कर्ण कॉमन लेके कट गया तो कर्ण नहीं बचा। तो बचा क्या? 8 गुणे साइन, साइन का मान होता आधार लंब बटे कर्ण। तो लंब 5 है ना, 5 रखोगे माइनस 4 गुणे कॉस बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 6 बटे कॉस होता आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 6 और प्लस 2 इंटू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5। बस इसको सॉल्व करो आंसर। तो 8 पंचे 40 और 4 चौके 16। 8 पंचे 40 और 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो 40 में से 10 घटा दो 30, 6 घटा दो 24 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 6 16। अच्छा 8 पंचे 40 और 6 चौके 24, सॉरी 16 आएगा अंतर। 8 पंचे 40 ना और 6 चौके 24, 16/16 यानी आंसर कितना? 1। सवाल खत्म। ठीक है, तो 1 आंसर आएगा। हो गया सवाल। तो बस इतना सा था क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। इसको लगाइए। देखिए लैंग्वेज बड़ी बड़ी है और थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं है। चलिए इसको लगाइए, कितना होगा आंसर बताइए।
देखिए सवाल है 7/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपए होता है। तो कह रहा हुआ धनराशि बताइए। ठीक है, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, ध्यान से समझो आप। देखिए 7/3 वर्ष, 7/3 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 2 सही 1/3 वर्ष। तो 2 सही 1/3 वर्ष, तो 2 सही 1/3 वर्ष, ये मतलब हुआ 7/3 वर्ष का मतलब। तो ध्यान से समझेंगे ब्याज की गणना कैसे होगी? पहले 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, 2 वर्ष हो गया, और 1/3 वर्ष का मतलब होता है 4 महीने, 4 महीने। और वार्षिक रेट है 10%, तो 1 वर्ष की 10%, अगले 1 वर्ष की 10%, तो 4 महीने की कितनी होगी? देखो सीधी सी बात है, 12 महीने की है 10%, 12 महीने की कितनी है 10%, तो 4 महीने की कितनी हो जाएगी? 10/3%। अरे 3 से दोनों साइड भाग लग जाएगा, तो 10/3%। समझे ना? अब हमसे क्या कह रहा है? हमें बताना है धनराशि मूलधन। रेशियो ले लो सबसे आसान, तो 10 कितना 11। 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11 मिश्र मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। फिर इसके लिए भी आ जाएगा 10 से कितना 11, इसके लिए आपका आ जाएगा 10/300 होगा, तो 1/30 यानी 30 से कितना 31, 30 से 31। ठीक है, तो ये हो जाएगा 121 गुणे 31, और ये हो जाएगा आपका कितना 3000। बात आई समझ में? अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब दिया तो वो हमसे गुणा ही करवाना चाहता है। 31 एकम 31, हासिल लग गई 3, 31 दूना 62, और 62 और 3 65, फिर 31 एकम 31, 31 और 6 जोड़ दोगे आप, तो 31 और 6 हो जाएगा 37, यानी 751 बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। और 751 की वैल्यू दी है 1201.60। ये 751 की वैल्यू है, हमें 3000 का मान बताना है। बस ये हल करते ही आंसर मिलेगा, मूलधन अपना। ठीक है, तो 751 से कितनी बार में कटेगा? देखो एक ही बार जाएगा, एक बार आप ले जाओगे तो 1201 और 751 घटाओगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और 11 में से 7 जाएगा 4, तो यहाँ 6 उतार लोगे। अब देखो कितनी बार जाएगा, 7 छंग 42, 6 बार, 7 सत्ते 49, 6 बार ले लो, 6 कम 6 है ना, हाँ 6 बार जाएगा, तो 16, 1 0 चला जाएगा, दशमलव हटाने में 16 3 4800 रुपए सवाल का क्या आंसर? 4800 अपने सवाल का आंसर, सी आंसर होगा। ठीक है, तो सी होगा अपने सवाल का आंसर। लगा लो, नोट कर लो भाई। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, बनाइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? कितना होगा? चलिए देखिए कैसे लगेगा। अच्छा आप पहले ही डर जाते हो सवाल देख के, है ना, और जबकि इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। सवाल लिखा है ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है। फिर सवाल में ये कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। जो बी नाम का व्यक्ति है वो ए से 25% ज्यादा कुशल है, यानी ए अगर क्षमता 4 है तो इसकी कितनी है 5 है, क्षमता का रेशियो है ये। फिर कह रहा है सी बी से 28% ज्यादा कुशल है,
जो सी है वो बी से 28% ज्यादा कुशल है। तो 28% का मतलब 4 सत्ते 28 25। सी बी से 28% ज्यादा कुशल है, यानी बी अगर 25 है तो ये कितना है 32 है। समझे बात को, ये क्षमता होगी। अच्छा देखो क्षमता बराबर करनी पड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि बी यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 से गुणा बराबर होगी। फिर हमसे कह रहा एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। पहले ये तो निकालो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क तो आ गया। एक 40 दिन में काम कर सकता है, तो एक की क्षमता कितनी है 20 है, तो टोटल वर्क हो गया 800। टोटल वर्क कितना हुआ 800। अब सवाल में ये कह रहा है कि एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। आप ये बताओ 5 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे। पहली बात तो 7 मिल जाए तो कितना काम करेंगे 25, ये 25 काम करेगा बी, 32 काम करेगा सी, और 20 काम करेगा ए। तो 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 77। एक दिन में 77 काम होगा, तो 5 सत्ते 35, हासिल 3, और 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितना 38, 385 काम कर दिया। 800 में से 385 काम हो गया, 800 में से 385 काम हो गया, बचा कितना? तो घटा लो, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 415 काम बचा। कह रहा है बी द्वारा शेष काम, बी की क्षमता 25। 5 से काटो 5 25, और 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, और 5 तिया 15, यानी 83/5 दिन लगेंगे। आंसर कौन सा? ए वाला, 83/5 दिन। ठीक है, लो आ गया आंसर, समझे? तो यही अपने सवाल का क्या हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लगाइए। ये 8वें क्वेश्चन को लगाइए। क्या होगा भाई आंसर? देखिए क्या होगा आंसर। सवाल दिया है x² + 3x + 1 बराबर 0। तो पूछ रहा है x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, x की पावर 6 + 1/x की 6 का मान, x की पावर 6 + 1/x की 6 का मान, तो कैसे आएगा समझो ध्यान से। अच्छा 6 घात है, 6 घात कैसे बनेगी? पहले 2 घात हो तो हम उसका क्यूब करके 3 घात बना सकते हैं, ना। तो पहले तो x + 1/x पता कर लो। इस पूरी इक्वेशन को आप भाग लगा दो, कितने से? x से। अगर x से पूरे में भाग लगाते हो तो यहाँ बचेगा कितना x, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/x, और यहाँ x से भाग लगाओगे 3 बचेगा, उधर भगा दो तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें चाहिए x² + 1/x², तो फार्मूला होता है x² + 1/x² का मान अगर निकालना है, यदि x + 1/x दिया है, x² + 1/x² का मान निकालना है तो होता है k² - 2, k² - 2। तो k की जगह 3 है, तो 3 त्रिक का 9, और 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7। अब स्क्वायर से क्यूब पे चले जाना है, तो क्यूब पे जाने के लिए इसकी पावर 6 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 6। तो फार्मूला होता है k क्यूब -3k, k क्यूब -3k। तो यानी k क्यूब 3 का कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343,
और 7 त्रिक 21 घट जाएगा, तो बचेगा 2 2 322 सवाल का क्या आंसर। अलजेब्रा में हमने पढ़ाया ही, ये सब पढ़ाया है कि ये कहाँ से आता है। अलजेब्रा की 2 क्लासेस अपलोड हैं, आप उन्हें ही देख लोगे तो ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही अपने सवाल का क्या आंसर। चलिए, लग गया ना। तो देखिए, जब पढ़ा हुआ होता है सब कुछ आसान लगता है ना। और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है ना। चलिए, कोई बात नहीं है, फिर भी अगर पढ़ा हुआ है तो आप लगा लोगे, बस पेशेंस रखा करो, प्रैक्टिस करो। पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस करो, और जो चीजें नहीं क्लियर हैं उनके लिए आप पढ़ाई करो, उन चीजों को, उन सब्जेक्ट्स को उन टॉपिक्स को आप क्लियर करो। जैसे आपको सीआई में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीआई को क्लियर करो, पढ़ डालो पूरा, है ना। आपको एसआई के सवाल नहीं बनते हैं तो एसआई पढ़ डालो, समझे ना। क्योंकि बिना पढ़े लग नहीं पाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर टेक्निक्स भी, तरीके भी समझ आते हैं कि जल्दी से सवाल कैसे लगाना है ना। चलिए, अगला सवाल आपके सामने ये आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने आ गया, इसका आंसर देखिए क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए कितना दिया है, 6.25 प्लस 6/7 का 21 माइनस 3, ठीक है। और पूरे के बटे में 3/4 का 15.8 माइनस 3.4 प्लस 5 गुणे 2.39, ठीक है। तो देखो, पहले का सॉल्व होता है 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 6 कितना होगा 21, 21.25 ऊपर आया, 21.25 अपना ऊपर आया। नीचे आ जाओ, पहले इसको सॉल्व करो। 15 में से 3, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 का ट्रिपल करोगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 9.3, और 5 से गुणा कर दो इसमें, 5 9 45 हासिल 4, और 5 3 15, 5 9 45 हासिल 4, 5 3 15, 4 19 हासिल लग गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11.95 इसी में ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 3 12, 9 1 10 की 0 हासिल 1, और ये कितना 20, तो यानी कितना आ जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर 20 आना चाहिए क्या। 7 त्रिक 21 और 6 त्रिक 18, 18 में से 3 जाएगा 15, 15 और 6 कितना 21, 6 5 11, ये तो सही है। नीचे 18, 8 में से 4 जाएगा 4, और 15 में से 3 जाएगा कितना 12, 12 3 15, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, और 3 एकम 3, 3 3 9, 9.3 ये बन जाएगा। और ये कितना था, हाँ 5 से गुणा लगाए अगर, 5 9 45 हासिल 4, 5 3 15, 4 19 हासिल 1, 5 2 10 1 11, तो गड़बड़ कहाँ पे हुई, गड़बड़ कहाँ पे हुई, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 यहाँ है, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10, अच्छा हो सही है, हाँ तो कट जाएगा ना, ये और ये कटा 1 आएगा, तो अपने सवाल का आंसर क्या 1 सही था। चलो हटाते हैं इसको। अगला सवाल लगाइए, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 आपके सामने है। देखिए 12 नंबर दिया है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और परास का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परास का मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है रेंज, यानी सबसे ज्यादा वाले में से सबसे कम वाले को घटा देते हैं, परास या परिसर निकल आता है। लेकिन माध्यिका कैसे पता चलेगी, तो माध्यिका पता करने के लिए आप इसको चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो चाहे घटते हुए क्रम में,
तो एक काम करते हैं, सबसे छोटा ढूंढो, क्या है 31। सबसे छोटा क्या है 31। 31 के बाद 31 के बाद 32, 33, 34, 35 है नहीं, 36। 36 के बाद क्या है 37, 38। 38 के बाद क्या है 40, 40 है ना। फिर 40 के बाद 41 है कहीं नहीं है, 42, 42 है, 43, 43 नहीं है, 44 है, 45 है, 45 के बाद कहीं 46 नहीं है, 47 नहीं है, 48, 49, 50 नहीं है, 52 है सीधे। फिर 52 के बाद क्या होगा 55, और 55 के बाद कितना होगा 60। देख लेना कहीं गलती ना हो। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। तो माध्यिका 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो माध्यिका इनके बीच में आएगी। तो आपकी जो मीडियन है माध्यिका वो आ गई 43। 42 और 44 के बीच में होगी माध्यिका। और जो आपका परास है, परास वो 30 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा 9, और उधर बचा 5, 29। ठीक है। फिर हमसे कह रहा इनका माध्य, मतलब औसत बताना है। इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए। तो 9, 3, 12, 4, 2, 6 और 1, 7, 72/2 यानी कितना हो जाएगा 36। 36 सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है, तो 36 होगा सवाल का आंसर। हटाइए अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर बताओ। ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर बताइए कितना है। किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचकर अभी को 18% की हानि होती है। देखो रुपए में 820 में बेचा है और 18% की हानि होने का मतलब क्या, सामान गया 82% में। तो 82% का मान है 820, तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान सर होगा 10। तो कह रहा है 25.5% का लाभ लेना है, तो बेचना कितने में होगा 125.5% में बेचना होगा, यही तो एसपी बनेगा। तो 10 से गुणा लग जाएगा इसमें। 1255 सवाल का आंसर, बिना पेन के करने वाला सवाल खत्म। ठीक है, तो कुछ सवाल अगर ऐसे आएंगे जो हमारा टाइम खाएंगे, तो कुछ ऐसे भी आएंगे जो हमारा टाइम बचाएंगे। ठीक है ना। चलिए हटाते हैं। अगला सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, लगाइए। सवाल नंबर 14। देखिए कैसे लगेगा। लिखा है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवत्ती बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, और ये दिया है 880। समझे बात को। टोटल सरफेस एरिया यही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमें h की वैल्यू दी है इसने कितनी 13, और फिर कह रहा है इसका आयतन 11 के है। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान 13 रख दो, बराबर दिया है 11 के, तो के की वैल्यू पूछा, के की वैल्यू पूछा। तो पाई का मान 22/7 लेना है। तो सिंपल सी बात है, यहां रखो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं, 13 प्लस आर बराबर 880। तो 22 दूना 44 और 44 दूनी 88, यानी आर गुणे 13 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140। अब यहाँ पे बन गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो इसमें रखेंगे और तब के का मान आएगा।
तो एक काम करते हैं, 140 के टुकड़े कर लें, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, है ना। मतलब 140 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने या फिर घटाने पे 13 आ जाए। तो अगर देखो ध्यान से आप, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 सत्ते 140 और 20 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 13 आएगा। तो क्या 20 रखने से ये संतुष्ट होगा? नहीं होगा सर, 20 रखने से संतुष्ट नहीं होगा, 7 रखने से हो जाएगा। 13 7 20 और 20 सत्ते 140। आर की वैल्यू कितनी? 7। आर की वैल्यू 7 यहां रख दो, तो 22/7 आर 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है। 13 बराबर 11 के 11 से 22 कटा 2 बार में, 7 से 7 कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 4 3 12, यूनिट डिजिट 2, 182 आ गया के का मान। यही सवाल का आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः इतना इतना है। अगर संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या का पता करो। 21 चौके 84। सवाल खत्म। लो यहाँ टाइम गया, उधर टाइम बचा। 21 चौके 84, जिनको नहीं पता वो वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाके, एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, क्योंकि जब भी रेशियो दिया होता है बस उसी रेशियो में हमें क्या कर देना होता है? गुणा एचसीएफ से। समझेगी नहीं बात को? जब भी हमें रेशियो दिया होता है, देखिए संख्याएं किस अनुपात में? 1:4। तो हमने बताया था संख्या होती है hx और क्या hy। तो x और y तो हमें दिया है ना, और h क्या होता है? HCF। 21 का गुणा इसमें करोगे, पहली संख्या 21, 21 चौके 84, बड़ी पूछा है 84 आंसर हो जाएगा। बस यही सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, और इसी के साथ हो गए सवाल 15 के 15 क्या खत्म। अब कल फिर से दूसरे सवालों के साथ हाजिर होंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझे ना? तो आप प्रैक्टिस करते जाओ और इन सवालों को ध्यान से लगाते जाओ। पर डे इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव भी होगी और आप समझ पाओगे कि कमी कहाँ पे आ रही है। ठीक है ना? और आपको तरीके भी सीखने को मिलेंगे कि सवाल में जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस अप्रोच से क्वेश्चन लगाना है, वो भी पता चलेगा। ठीक है ना? और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है और बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी या मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं। ठीक, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ, वीडियो के लिए अभी हमने बताया कि बहुत जल्द रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेशन है वो यूट्यूब पे आपके शुरू हो जाएगा और सुबह क्लास चला करेगी उसकी। ठीक है, तो वीडियो के लिए, वीडियो या सारे एग्जाम्स कवर होंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए ही। और भी जो एग्जाम्स आप देना चाहते हो, चाहे यूपीएससी का सीसेट देना हो, चाहे यूपीपीसीएस का सीसेट देना हो, या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, वो सबको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेशन रहेगा और सबके लिए प्रॉफिट रहेगा उसमें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।